मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने जून 2020 में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की परचेज की थी और दिसंबर 2025 में वही प्रॉपर्टी उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख में बेच दी। और इसके बारे में उन्होंने कई कंसल्टेंट से, कई प्रोफेशनल से बातें की कि आखिर यदि हमको टैक्स देना पड़ेगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, और यदि टैक्स हम देना नहीं चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके बारे में उनका कहना है कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने डिफरेंट विचार दिए जो कि आपस में मेल नहीं खाते थे। इसलिए उनको इस बात पे डाउट हुआ और उन्होंने फिर हमसे पूछा कि आखिर इस परिस्थिति में यदि मुझे टैक्स देना होगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, और यदि टैक्स देना नहीं चाहें तो क्या उपाय है कि ये टैक्स बच जाए। आज के वीडियो में इसी बात की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी और सेल की बातें हैं, तो प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं उसका सेल करते हैं तो जो गेन या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बोलते हैं। और ये कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसका मतलब यदि होल्डिंग पीरियड उस प्रॉपर्टी की 24 महीने या उससे कम है और उसमें जो भी गेन या लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। और यदि उस प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक होती है और उस पर जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। यहाँ हमने देखा कि जून 2020 में 80 लाख में प्रॉपर्टी परचेज की थी और 1 करोड़ 20 लाख में बेची। तो यहाँ देखते हैं कि लॉस नहीं, यहाँ गेन हुआ है। सीधा सीधा गेन दिख रहा है कि वो 80 लाख का है, लेकिन ये सही में गेन नहीं है। और होल्डिंग पीरियड चूंकि 2 वर्ष से अधिक है, इसलिए तो ये गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ये तो डिसाइड हो गया है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले इसका मैं कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा जिससे कि आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। 23 जुलाई 2024 जब बीजेपी सरकार सेंटर में फिर से आई और उन्होंने फुल बजट पेश किया। हालांकि बजट पेश करने की तिथि 1 फरवरी होती है, लेकिन 1 फरवरी को ये पता हो गया था कि इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन से पता नहीं कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी सरकार आएगी। इसलिए 1 फरवरी को उन्होंने पार्शियल बजट पेश किया था। और बीजेपी सरकार जब जीती तो उन्होंने 23 जुलाई 2024 को फुल बजट पेश किया। हालांकि उस बजट में कई सारे बातें थी, लेकिन आज हम केवल बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के बाय एंड सेल की बातें हैं, तो केवल बात करेंगे कैपिटल गेन की। 23 जुलाई 2024 को उस बजट में पेश किया गया जो बाद में पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया कि अब से प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% विदाउट एनी इंडेक्सेशन लगेंगे। यानी इंडेक्सेशन का लाभ जो पहले मिलता था वो लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि आपको लगता होगा कि इंडेक्सेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। तो जैसे ही ये पार्लियामेंट में पेश हुआ, कई सारे क्वेरीज हुई और उस क्वेरीज के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन दिया, और उस क्लैरिफिकेशन के बेसिस पे जो उसका समरी है, उस समरी के हिसाब से 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थितियां हो सकती हैं कि 23 जुलाई 2024 के पहले ही किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो और 23 जुलाई 2024 के पहले ही उसको बेच दी हो। तो चूंकि ये सारी कार्रवाई 23 जुलाई 2024 के पहले की थी, तो जो पूर्व के रेट थे कि जो भी गेन होगा उसमें 20% विथ इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि आपने प्रॉपर्टी परचेज भी की 23 जुलाई 2024 के बाद और सेल भी की 23 जुलाई 2024 के बाद। तो चूंकि 23 जुलाई 2024 को डिक्लेयर हो गई थी कि 12.5% टैक्स लगेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे बिना कोई इंडेक्सेशन के। इसका मतलब इस कंडीशन में जो टैक्स लगेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वे 12.5% होंगे। तीसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की हो और उसको बेची हो 23 जुलाई 2024 के बाद, जो कि हमारे व्यूअर की परिस्थिति है कि उन्होंने जून 2020 यानी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की और जो सेल किया उसको 23 जुलाई 2024 यानी दिसंबर 2025 में सेल की। इस कंडीशंस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विथ इंडेक्सेशन दोनों ही कैलकुलेट करें, और दोनों में से जो आपको फ़ायदेमंद लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें 2 सवाल आए। सबसे पहला सवाल कि इंडेक्सेशन का कहानी क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर वर्ष कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिक्लेयर करती है। सीधे साफ शब्दों में कहें कि यदि कोई चीज़ आपने आज से 5 साल पहले 100 रुपये में खरीदी थी, हो सकता है 5 साल के बाद यानी आज उसी चीज़ को खरीदने में 150 रुपये लगेंगे। इसका मतलब आज से 5 साल पहले का 100 रुपये के बराबर है आज का 150 रुपये।
ये इसलिए है कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ा और परचेजिंग पावर रुपये की कम हुई, तो इसी को कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर वर्ष कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिक्लेयर करती है। अब रही कैपिटल गेन की बात, यदि बिना कोई इंडेक्सेशन के कैपिटल गेन निकालेंगे तो आपने जितने में सेल की उसमें से परचेज अमाउंट माइनस कर दें तो जो होगा वो कैपिटल गेन बिना कोई इंडेक्सेशन के माना जाएगा। और यदि CII का एप्लीकेशन करेंगे तो उस केस में सबसे पहले आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, यानी जो 100 रुपये आज से 5 साल पहले थी उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद सेल प्राइस में से उसको माइनस करेंगे, जो निकलेगा वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जब आपने परचेस किया था जून 2020 में, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया था। जब उसको सेल किया दिसंबर 2025 में, यानी फाइनेंशियल 2025-26 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, तो जनाब 2021 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 301 था और 25-26 फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 376 है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ सेल ईयर डिवाइडेड बाय CII यानी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बाइंग ईयर। तो इस प्रेजेंट केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख रुपए थे, उसमें से हम मल्टीप्लाई किए सेल ईयर का CII यानी 376 डिवाइडेड बाय ईयर का परचेज ईयर का CII 301, तो ये आता है 99.93 लाख। अब हमारे पास जो फिगर्स हैं वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, परचेज प्राइस है और सेल प्राइस है। चूंकि ये प्रेजेंट केस आता है कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विथ इंडेक्सेशन, जो भी फाइल उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस दोनों ही केस में, चाहे आप विदाउट इंडेक्सेशन या विथ इंडेक्सेशन का प्रोविजंस ऑप्ट करें, तो 80 लाख में खरीदा और बेचा उसको 1 करोड़ 20 लाख। सबसे पहले बात करते हैं विथ इंडेक्सेशन। तो चूंकि हमने देखा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 99.93 था और सेल किया था 1 करोड़ 20 लाख में, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इस केस में यानी जब आप इंडेक्सेशन का लाभ ले रहे हैं, तो ये आएगा 20,07,000 रुपये। चूंकि इंडेक्सेशन के लाभ जब लेंगे तो उसमें 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो 20,07,000 का 20% ये आता है 4,01,400 रुपये। इसका मतलब यदि इंडेक्सेशन का लाभ के बेसिस पे आप चाहते हैं टैक्स देना, तो आपको 4,01,400 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिना इंडेक्सेशन के। चूँकि यहाँ भी देखा कि 80 लाख में खरीदा, 120 लाख में बेचा, तो सीधा चूँकि इंडेक्सेशन का लाभ नहीं लेंगे इसमें, तो सीधा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 40 लाख रुपये होता है, और इस केस में आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। तो 40 लाख रुपये का 12.5% ये आता है 10 लाख रुपये। तो इस प्रेजेंट केस में एक केस में देना पड़ रहा है आपको 10 लाख रुपए जब आप बिना इंडेक्सेशन का लाभ लेना चाहते हैं, और जब इंडेक्सेशन का लाभ लेते हैं तो ये देना पड़ रहा है आपको 4,01,400। तो निश्चित रूप से आप जो ऑप्ट करेंगे वो 20% विथ इंडेक्सेशन वाला ही प्रोविजंस ऑप्ट करेंगे, और आप 4,01,400 रुपये आप टैक्स दे के इससे आप निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से आप ये ना समझें कि हर एक केस में विथ इंडेक्सेशन का ऑप्शन सीधे आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये सारा बात डिपेंड करता है कि आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा। यदि आपको ऐसा कोई केस आए कि 23 जुलाई 2024 के पहले आपने परचेस की थी और उसके बाद सेल की, तो दोनों ही प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लें इसी हिसाब से। और एक चीज़ जान लें कि हर वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिक्लेयर करते हैं, वो आपको नेट पे, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते। फ्रेंड्स, से वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई CA हूं, नहीं मेरे टैक्सेशन पे कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगता है कि आप मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारी किस बात पे असहमत हैं। थैंक यू।